इलेक्शन लोकसभा का हो या कई सूबों में हो चुनाव, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे खास है। और इस खास सूबे के खासम खास नेता से आज हम खास मुलाकात करेंगे। नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी। आज आपकी मुलाकात कराऊंगा एक ऐसे नेता से जो समाजवादी पार्टी के बुनियादी और कद्दावर नेता है। लोग कहते हैं कि वो कभी तेजाब उगलते हैं, लोग कहते हैं कि वो तल्ख बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं असल में वो खरा बोलते हैं। तो आज कुछ खरे सवाल और कुछ खरे जवाब। आजम खान साहब, आदाब, नमस्कार। नमस्कार। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। क्या महसूस कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कहां है, या यूं कहिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कहां है? ये समझा जाता था कि जहां पहले चरण का चुनाव हुआ है, क्योंकि कभी हमारी वहां से बढ़त नहीं रही और ज़बान खल्क़ को नक़ारा खुदा समझो। जो चुनाव के दिन का माहौल होता है वही तय करता है कि हवा किधर की है। पहले चरण के चुनाव में कभी हमारी हवा नहीं रही, चाहे हमारी कोई सरकार रही हो और कितने ही मजबूत हम रहे हों, लेकिन पहले चरण के चुनाव में ज़बरदस्त हवा थी। और वो हवा 2 बातों की थी। एक तो जहर फैलाने वालों के जहर को लोगों ने पसंद नहीं किया। फिर जो दादरी का वाक़या हुआ, फ्रिज में से गोश्त निकाल कर एक इंसान की जान ले ली। गोश्त की दुकानें उस दिन बंद होती हैं जिस दिन गैर मुस्लिम साहिबान, मुसलमानों के अलावा लोग गोश्त नहीं खाते हैं धार्मिक तौर पर, उसी दिन गोश्त की दुकानें बंद होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गोश्त खरीदने वालों में भारी संख्या उनकी है जो मुसलमान नहीं है। इन चीज़ों का लोगों को अच्छा नहीं लगा। एक ऐसे शख्स का जो कल प्रधानमंत्री बनने वाला है वो ये कहे कि 15 से 20 लाख रुपया हर शख्स के घर पहुंच जाएगा, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये वो नाजुक सवाल थे जिनसे बहुत दुखी था हिंदुस्तानी समाज। तो पहला चरण बहुत कामयाब गया। दूसरा चरण उतना ही उससे सिवा कामयाब। अब ये तीसरा चरण है। अब इधर तो हमारी बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले। आपने मुजफ्फरनगर की बात भी करी है, आपने महिलाओं की बात भी की, लड़कियों की सुरक्षा की बात भी की। तो साहब, अगर दंगे सूबे में होंगे, उत्तर प्रदेश में होंगे, तो सरकार का फर्ज यही तो हमारी बेगुनाही है। बापू ने कहा था अगर हर शख्स अपने हाथ में पत्थर उठा लेगा तो ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी। हमें क्या मालूम कि जो लोग उनके खेत बो रहे हैं, जोत रहे हैं, ये उन्हीं को मार देंगे। लव जिहाद, वैलेंटाइन डे, घर वापसी, ये बेहुदा सवाल सिवाय नफ़रत की खेतियाँ बोने के, लोगों को दंगा फसाद के ज़रिए मारने के और फिर माहौल ख़राब करने के अलावा इनके पास है क्या? यानी ये माना यही हमारी बेगुनाही है। यानी ये माना जाए कि दंगा सिर्फ भाजपा ने कराया। और किसने कराया? और पहली घटना जिस पर कोई सरकार होते हुए कोई सरकार, और ख़ास तौर से सपा सरकार दंगा कराएगी? मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। एक दंगा हुआ, एक घटना हुई, कुछ लोगों को शिकार कर दिया, मानता हूँ, लेकिन उसके बाद उसको रोकना, उसके पैराडाइम को कम करना, उसके स्पेक्ट्रम को और समेटना, ये तो सरकार का ही काम है। सब कुछ किया। जख्मों पर मरहम भी लगाया। ऐसा मरहम लगाया कि जिसकी झोपड़ी जली थी आज उसका पक्का मकान बना खड़ा है। मैं फाशिस्टों को बहुत दिन से यही समझा रहा हूँ कि देखो, बड़ी गलती कर रहे हो। दंगा करने से पहले भी हमसे मशवरा लो आकर, तो हम समझाएंगे तुम्हें दंगे में तुम्हारा नुकसान है। वजह क्या है? 10 कमज़ोर मारे गए और खुदा न करे एक मजबूत मारा गया, तो वो मजबूत कहीं भारी है उन 10 से। घास जितनी काटो उतनी पैदा होती है। कितना मुर्ख कटता है रोज़, कहीं कम हुआ? कितना अंडा पैदा होता है, सब खा लिया जाता है कि अंडा कम हुआ? तो मार काट से फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा है। जितना मारेंगे ये उतनी पैदावार बढ़ेगी। प्यार करें इनसे और इन्हें बच्चे पैदा करने के कम मौके दें, थोड़ा पढ़ाएं लिखाएं, क्लब वगैरह भेजें। तो भाजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि चाहे पलायन का मुद्दा हो या दंगों का मुद्दा हो, हम सब पर टास्क फोर्स बनाएंगे। वो भी अपने घोषणा पत्र में कह रही है। पलायन का झूठ तो साबित हो गया। वोट सबको चाहिए। हुकम सिंह जी मुसलमानों के वोट से जीतते आते रहे हैं। उनके यहाँ बहुत वोट है मुसलमानों का। जिस दिन वोट पढ़ रहे थे उस दिन उन्होंने कहा, आप ही के टीवी चैनल्स पे चला पर्दों पर, कि मैंने तो कभी पलायन की बात ही नहीं की। अब इसे झूठा ना कहें तो क्या कहें, मंदिर का पुजारी कहें। आपके मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या उत्तर प्रदेश में 5 साल बिल्कुल नहीं? यकीनन है। देखिए, जुर्म होगा,
मुजरिम के साथ सरकार क्या सलूक करती है देखना ये है। अगर सरकार मुजरिम के साथ खड़ी है तो सरकार भी मुजरिम है, और अगर सरकार मुजरिम को जेल खाने भेजने का काम करती है तो सरकार सरकार है। बुलंदशहर का वाक़या आपके सामने है। बुलंदशहर में क्या कुछ नहीं कहा, सीबीआई जांच हुई, वही बात निकली जो हमारी पुलिस ने कही थी, जो हमारे सीएम ने कही थी। इसके लिए बीजेपी आज के बादशाह यूएनओ गए, देशभक्त थे, यूएनओ गए। मैं फ्रिज में से गोश्त निकाल के मार दिया आपने एक आदमी को, पूरे मुल्क में दहशत फैला दी, बच्चे रोने लगे। इसके लिए गुहार लेकर यूएनओ सिर्फ एक चिट्ठी लिख दी तो मैं देशद्रोही हो गया। आप रोज यूएनओ जाएं तो आप देशभक्त। आपके प्रधानमंत्री होने से पहले जितना बीफ एक्सपोर्ट था उससे 2.5 गुना ज्यादा अब हो गया, आप देशभक्त। जो कानूनी स्लॉटर हाउसेस हैं वहां हत्या जायज, जो गैर कानूनी है वह नाजायज। तो इसका मतलब ये हुआ अब 302 में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बड़ा आदमी मारे जायज, गरीब मारे फांसी। क्या कर रहे हैं बादशाह? ये बात हुई भाजपा की, जो आपने तमाम वार किए। नहीं, वार नहीं किया, सच बताया। सच बताया। क्या बताइए? चल बिल्कुल सच बताया। आपने फरमाया था अभी कि मैं तेजाब उगलता हूं। क्या गुजरात में बच्चे तेजाब में नहीं गलाए गए? क्या कहूं, शहद के अंदर डाला था बच्चे। राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि आप तेजाब उगलते हैं, मैं सच तल्ख कहता हूं। बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप खरा बोलते हैं। मैंने कहा कि हम कहते हैं कि मैं आप सच खरा बोलता हूं। क्या हमें पिल्ला नहीं कहा गया, कुत्ता नहीं कहा गया, हरामजादा नहीं कहा गया? क्या मैं इतने लोग बैठे हैं, इसमें से किसी को पिल्ला कहूं, कुत्ता कहूं, हरामजादा कहूं? क्या कहेंगे आप? ये कैसा जाहिल आदमी है, किसने मंत्री बना दिया? क्या माँ बाप ने इसे संस्कार दिए हैं? मगर हम तो सुनते हैं। और बात कहाँ तक पहुंची? मैंने कहा था, देखिए रोकिए इन बदजबानों को, इन बदतमीज़ों को तमीज़ सिखाइए बादशाह, एक दिन ये आपके गरेबान पे भी हाथ डालेंगे। हमें गाली देते देते आज हिंदू धर्म को क्या कहा साध्वी प्राची ने कि अगर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या न की होती तो आज सारे हिंदुस्तानी मक्का और मदीना में नमाज पढ़ रहे होते। माफ़ कीजिएगा, इतना कमज़ोर है आपका धर्म? साहब आप भी ऐसा कुछ बोलते हैं। कहाँ? आप भी कभी कभी कहते हैं कि वो जो सैनिक शहीद हुए वो सारे एक ही वर्ग के लोग थे। आप ही तमाम सारी खुदा बातें कसम रामपुर की कहता हूँ, खुदा कसम कहता हूँ, ये झगड़ा इस वक्त न लगाइए, वरना नोटबंदी के साथ मेरी ज़बान बंदी हो जाएगी। चुनाव हो जाने दीजिए, इसके बाद इस पर बात करेंगे। अरे हमने इसलिए थोड़ी कहा था, इसलिए कहा था कि हमारी पीठ थपथपाओ। हमने तो इसलिए कहा था कि अरे हमने जान दी है, हमें और इसको सराहो। अरे हम तो पूरी कौम ले जाके काट देंगे सरहदों पर। हमारे जज्बे को समझा ही नहीं किसी ने, उल्टा इल्ज़ाम दे दिया हमें। हमसे कुर्बानी लो तो हमने तो खुश होकर कहा था, उसी को एतराज़ बना लिया। कैसी बदनसीबी है हमारी। हमारी मंशा ये थी, अरे हमें मौका तो दो, हमें फौज में हिस्सेदारी तो दो, सरहदों पे लगाओ तो हमें। चलिए, आपसे इतनी बात हो गई है जो आपने एक साफ कर दी है। आज एक और बात साफ कर लेता हूं आपसे। बहुत दिनों से जहन में है, बहुत दिनों से जुबा तक आया, आपसे ऐसी खास मुलाकात कभी नहीं हुई, इसलिए पूछ लेता हूं। बहुत सारे लोग कहते भी हैं, ये भारत माता का बयान था क्या असल में आपका? ये जरूरी है पूछना आज। ऐसा है कि 2 मौक़ों पर क्यों आखिर मेरी नेताजी से इस कदर वास्तेदारी है और इस कदर मैं क्यों आशिक हूँ। जब भी फाशिस्टों ने तेज़ धार का हथियार मेरे पर इस्तेमाल किया तो नेताजी अपनी ढाल लेकर आए। नेताजी इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे। अगर मैं ऐसा होता तो शायद मैनिफेस्टो वाले दिन मैं उन्हें उठाकर नहीं ले जाने में कामयाब होता। कुछ तो उन्हें मालूम होगा मेरे बारे में। अगर मेरे अंदर कुछ ऐसा होता तो अब तक मोदी जी मुझे कुतुब मीनार के ऊपर ले जाकर फांसी दे चुके होते। अगर मुजफ्फरनगर के दंगों में मेरा दोष नहीं, मेरे जहन ने भी कभी सोचा होता तो मैं अब तक फांसी लग गया होता। लोग मेरी तकरीर दरअसल समझना जानते ही नहीं। मैं इसीलिए चाहता हूं आप समझा दें। मैं क्या करूं? देखिए, तकरीर करना भी एक फ़न है और तकरीर को समझना भी एक फ़न है, और ये पैदाइशी है, ये किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आप फनकारों के सामने नहीं बैठते, आप सुनकारों के सामने बैठते। जरूरी नहीं कि जितने सुनकार हो सब फनकार हो। मेरे ऊपर एतराज़ फनकार करते हैं, सुनकार नहीं करते। मुकाबला करा दीजिए, एक दिन कोई ऐसा स्टेज बना दीजिए जहां बादशाह भी एक माइक पर खड़े हों, मैं भी खड़ा हूं। 10 मिनट बाद देश का प्रधानमंत्री मैं बना दिया जाऊंगा।
दावा करता हूं आपसे, वरना उसी वक्त सुसाइड कर लूंगा। आजम साहब के इसी मैं भारत में डायन वाला जवाब देता हूं। हाँ, वही मैंने पूछ रहा, मुझे लगा मैंने शायद आप कहा नहीं था बताना कि चाहते। मेरी कानपुर की एक तकरीर है, उसमें मैंने कहा, और ये इन पर नहीं, क्योंकि उस जमाने में बहुत दंगे हो रहे थे और हुकूमत बीजेपी की नहीं थी, कांग्रेस की हुकूमत थी। उस वक्त मैंने कहा था कि वो माँ जो अपने बच्चे के खून की प्यासी हो, माँ नहीं है, डायन है। ये एक अंदाज़ी तकरीर है। उससे ले जाके कहाँ जोड़ दिया, और जोड़ा किन साहब ने, जिनकी खोपड़ी में भेजा रखने की जगह ही नहीं है। आप देख लीजिए उनका सर, कुदरत ने कुछ इस तरह बनाया है, बनावट ऐसी है सर की, भेजे की जगह ही नहीं है। तो जब भेजा ही नहीं है खोपड़ी में, तो अकल कहाँ से होगी? तो बेहुदा बातें ही करेंगे। तो ये किस माँ के लिए कहा? उस माँ के लिए जिसने गुजरात में मारा, उस माँ के लिए जिसने भिवंडी में मारा, उस माँ के लिए जिसने मेरठ और मलियाना में मारा। माँ नहीं, कोई तो माँ है जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए उनके लिए। आप माँ, भारत माँ कह के कोई बहुत बड़े आप हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं। हम भी मादरे वतन कहते हैं, भाई ठेका आपको ही नहीं है, एक दाग नहीं है हराम का दामन पर। बस एक बैंक बैलेंस, एक बैंक का हिसाब है, स्टेट बैंक लखनऊ में। जनाब, वो नहीं हूं मैं जिनके पैसे को लाने को बादशाह ने कहा था काला धन वापस लाऊंगा। पूरी दुनिया में कोई पैसा नहीं है मेरे पास, घर भी गली में है, नहीं, वो सब आपके मोटर भी पुरानी है, मगर जब ये दामन फैलाता हूं तो सोने और चांदी से भर जाता है ये दामन। यूनिवर्सिटी देखिए जाकर, 80% पैसा आपके धर्म वालों ने दिया है। 14 करोड़ रुपए का सरिया सीमेंट आपके धर्म वालों ने भेजा है मस्जिद बनाने के लिए। बहुत देर लगेगी हमें समझने में। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। और इस 90% पैसा मेडिकल कॉलेज का आपके धर्म वालों ने दिया है, मेरे वालों के पास है ही नहीं। और देते भी हैं तो इतना कर्रा हिसाब लेते हैं कि अल्लाह माफ करियो। आजम साहब से ये खास मुलाकात, ये दावे, ये खरी बातें जारी रहेंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खास मुलाकात में आपका फिर इस्तकबाल है और आजम साहब से बातचीत जारी रहेगी। आप कहते थे जब मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, अरे बिल्कुल सही बात है, तो जबरदस्त भीड़ लग जाती है। अरे देखिए ना, और राहुल गांधी की सभाओं में इतनी भीड़ नहीं होती। आखिर कैसे झेल रहे हैं आप इस अरे गठबंधन? काहे झगड़ा लगा रहे हैं? मैं झगड़ा नहीं लगा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। काहे नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। अब पहचानने में हमसे गलती हो गई होगी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप आपका तो उदय, आप तो जो सामने उठे हैं वो उनके खिलाफत के साथ उड़े हैं, वहीं से आपकी शुरुआत हुई है, वहीं से आपका आगाज है। इलेक्शन के दिन, वोटिंग के दिन घर से निकला ही नहीं, और दूसरा कैंडिडेट मारता पीटता फिरा, खुद भी पिटता फिरा, तो दुख भी हुआ। मेरा छोटा बेटा स्वार टांडा से मुझे लड़ा मालूम है, है अब्दुल्ला। नवाबों के खिलाफ, क्योंकि स्वार टांडा से फ्यूडलिज्म की लानत अभी तक ख़त्म नहीं हुई। 52 से लेकर आज तक MP या MLA स्वार टांडा से नवाब ही रहा। तो कोई लड़ने वाला नहीं था, लोगों ने मुझे जीना हराम कर दिया कि अब्दुल्ला को दें, अब्दुल्ला को दें। अब उस वक्त इसका हाल यह है कि जब वो भी उतरता है तो रास्ते रुक जाते हैं और पुलिस कहती है मुकदमा कायम करेंगे। बताइए क्या करूं? गठबंधन, कांग्रेस। अरे मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मैं बात ही नहीं कर रहा गठबंधन की। आप 40 साल बात करेंगे और हम एक सवाल भी नहीं पूछेंगे गठबंधन पे आपसे। देखिए, बंधन है, गठबंधन नहीं है। कोई ऐसी गांठ नहीं लगी है कि गांठ खुल नहीं सकती। और 2019 में अगर ये रह गया बंधन और उस वक्त गठबंधन हो गया तो बड़ा इनकलाब आएगा। तो जब उस वक्त इनकलाब आएगा तो क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनाएंगे आप या अखिलेश यादव? देखिए, अभी तो मैं ही कैंडिडेट हूं। वो सब सोचेंगे क्या होगा। फिर भी चूंकि दोनों युवा हैं और दोनों चेहरे हैं, और अखिलेश यादव नो डाउट उत्तर प्रदेश के चेहरे हैं, उस समय क्या करेंगे? अयोध्या, काशी, मथुरा, बस यही 3 सवाल है, और इन 3 सवालों को हल करने में ही बड़ा वक्त लग जाता है। सबसे बड़ा प्रदेश भी है,
और यही वजह है कि बादशाह ने भी बनारस को ही चुना, उन्होंने आकर चुना। हम पैदाइशी हैं तो हमारा हक ज्यादा है। कहते हो गोद लिए हुए, हम उत्तर प्रदेश ने गोद लिया। देखिए, अब फिर आप कहेंगे मैं तेजाब बोलता हूँ। अगर माँ बाप अपने हों तो बच्चा अपने ही पैदा करते हैं, गोद नहीं लेते हैं। गोद लिया हुआ अच्छा नहीं होता है। आपने अयोध्या का मुद्दा उठाया तो मुझे एक चीज याद आई। लोहे की थी, वो अलीगढ़ की थी कि कहाँ की थी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक ताला भी था वहां, और वो ताला भी किसी ने खुलवाया था। जी, शायद आप समझ रहे हैं मेरी जी, बात। मैं समझ रहा हूँ। कांग्रेस ने खुलवाया था, शिलान्यास कराया था, ताला खुलवाया था। 22/23 दिसंबर 1949 को कुर्क कराया था। सब कुछ है। भूल गए सब। 6 दिसंबर 92 को बरसित की शहादत हुई थी। 3 दिन तक चबूतरा बना था नरसिम्हा राव साहब के रहते हुए, सब याद है। लेकिन पिल्ला भी याद है, कुत्ता भी याद है, हरामजादा भी याद है, और पार्लियामेंट में एक मेंबर पार्लियामेंट की ये तकरीर भी याद है कि मुसलमानों का वोट का अधिकार ख़त्म कर देना चाहिए। ये भी याद है। आपको सब कुछ याद है तो कल्याण सिंह भी याद होंगे, यकीनन याद है, इसीलिए तो ये रास्ता इख्तियार किया। और वो मंच भी याद होगा सब कुछ। जिसमें नेताजी और कल्याण सिंह एक दूसरे के सब जिंदाबाद कुछ- के नारे लगाए। सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। उन्हीं यादों के बीच में से एक रास्ता निकाला जा रहा है। सब कुछ याद है। और जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। चुनाव पे आते हैं। नेताजी आप क्या नहीं गए, अपर्णा क्या भी गए, इटावा भी गए। क्यों ऐसा हुआ? जबकि नेताजी को आप ही क्या से श्री गणेश करना था, आगाज आप ही क्या से करना था, क्यों नहीं गए? और आप तो कहते हैं कि वो आप दल में नहीं है, दिल में है उनके, और आपने पुल का काम किया है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा यूं ही नहीं। कोई बेवफा नहीं होता। अब जाहिर है मैं भाई नहीं हूँ, मैं बहू भी नहीं हूँ। पर आप बहुत कुछ है नेताजी के लिए। जब आप लौट के आए थे पार्टी में तो गले लगा के रोए थे वो आपके साथ। लहू के रिश्ते थोड़ी हैं। बड़ी अजीब सी बात में आपने ला के उलझा दिया है। अखिलेश यादव गए, इटावा गए, लेकिन जसवंत नगर नहीं गए। क्या है, कुछ चल रहा है? शिवपाल यादव कहते हैं चुनाव हो जाने दो, हो सकता है मैं नई पार्टी बनाऊं। नेताजी हैं, कभी एक बयान देते हैं, कभी खंडन कर दिया नेताजी ने उसका कि वो ऐसा नहीं करेंगे। और पक्का कि 11 मार्च तक वो उसके बाद अब कोई दूसरा बयान नहीं देंगे। मेरे ख्याल से नहीं देंगे, और देना नहीं भी चाहिए। अब तक जो कुछ हुआ वो भी कोई बहुत सेहतमंद बात नहीं थी, चाहे इधर से या उधर से। लेकिन हालात ये बताते हैं अब कि जो सीएम साहब की तरफ से या अखिलेश जी की तरफ से हुआ वो बेहद मजबूरी का सौदा था। अगर ऐसा न हुआ होता तो समाजवादी पार्टी, उसका इतिहास, उसकी कुर्बानियाँ सब मिट गई होती, टुकड़े टुकड़े हो गया होता सब कुछ। यूँ कि सांड का काम खेतियों को रौंदना है। सांड का काम कभी इस खेत को बर्बाद करना, कभी उस खेत को बर्बाद करना है। वो ताकतवर है और बेमसरफ है। सांड की खूबी ही है कि वो किसी काम का नहीं है, सिवाय मर जाने के उसकी ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद ही नहीं है। बर्बाद करना और बर्बाद होना, बस यही सांड का जीवन है। क्या शिवपाल नई पार्टी बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता, और अगर वो ऐसा करना चाहेंगे तो मेरे उनसे भी बहुत अच्छे वास्ते हैं, मैं उन्हें समझाऊंगा। इस पुल से पिछले 3-4 महीने में जबरदस्त ट्रैफिक गुजरा है, कभी इधर से कभी उधर से। हाँ, मगर पुल मजबूत है। पुल मजबूत है, पर क्या वो लोग मजबूत हैं जो इससे गुजर रहे हैं? क्या उनके रिश्ते मजबूत हैं? माना कि आपने कहा कि हमारे लहू के रिश्ते नहीं है। देखिए, कोशिश तो करता रहूँगा। आखिर दिन जब मैं रामपुर जा रहा था मायूस होकर, तब भी आप साहिबान ने पूछा था अब क्या कहना है। मैंने कहा था धुंध है, अंधेरा नहीं है। और कुदरत ने कुछ ऐसा करिश्मा किया, पार्टी भी बची, नाम भी बचा, रिश्ते भी बचे। और मैं मैनिफेस्टो में देर ज़रूर लगी मनाने में नेताजी को, लेकिन ले जाने में तो कामयाब हुआ। अभी आपने बात कही कि दिल और दल वाली बात को एक और शख्स कहता है। ये वजह क्या थी इस पूरे मसले की, इस पूरी कलह की? पहले पार्टी, फिर परिवार, क्या वजह थी? मैंने अर्ज़ किया ना आपसे कि जो कुछ बुरा हुआ वो दुखद है,
और वो एक गुजरा हुआ बुरा ख्वाब है जिसे हमने तो भुला ही दिया है। हम चाहेंगे लोग भी इसे भुला दें तो अच्छा है, क्योंकि उसे याद रखने से सिर्फ तकलीफ ही होगी, नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं। और वो दिल वाले जो बाहरी आदमी कहाँ हैं? किसी खेत में चल रहे होंगे, उनके नसीब में ये है। क्या मैं क्या करूं? जो आदमी खुद को जानवर भी बताए, और ऐसा जानवर जिसका काम सिर्फ चरना है, कहीं चल रहे होंगे, मालिक आ जाएगा तो डंडा पकड़ेगा, और मजबूत होगा तो गले में रस्सी बांधेगा, खोड़ बांध के आएगा। और अगर ये किसी मुस्लिम मोहल्ले से गुजर गए तो एक मुकदमा तो कायम होगा, लेकिन फिर पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। आजम साहब से ये खट्टी मीठी बातें इस खास मुलाकात में जारी रहेंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। खास मुलाकात में आपका फिर से स्वागत है। और अंतिम कड़ी में आजम भाई से कुछ और सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये बिजली वाला क्या बयान दिया कि चौतरफा फिर वो आपके हर बयान की तरह फैल गया कि आप तो बिजली चोरी को तरजीह अरे देखिए, वो भाग गया विदेश जहाज वाला, हजारों लाखों करोड़ रुपया देश के लेकर भाग गया। कोर्ट ने वारंट जारी किया और कहा सरकार से, बादशाह से, कि इसे पकड़ के लाओ जहां भी हो। भगोड़ा घोषित हो गया। और बादशाह ने गरीबों की मेहनत की गाड़ी कमाई के खजाने से उसका सारा कर्जा चुकता कर दिया। ये जो हमने बिल माफ़ किए हैं, पानी का माफ़ किया है किसान का, तो इरादा है हमारा 1-2 बल्ब जलाने वाले का बिल माफ़ करेंगे। चोरी वोरी की बात कहाँ से आ गई? अब फांसी तो नहीं लगा देंगे किसी गरीब को। तो क्या मतलब कटियाबाजों को रेगुलराइज कर दिया जाएगा जो भी करते हो? अरे देखिए, आप ही के साए अल्लाह शुक्र है, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। कटियाबाजों से मालूम है क्या होता है? बिजली चोरी तो करता है 5 रुपए की, और अगर हाथ छू जाता है तो जवान बच्चे की लाश नीचे गिरती है। हम वो सारे तार ही हटवा रहे हैं। आप ये इल्ज़ाम हम पे लगा ही नहीं सकेंगे कि रामपुर वाले कटिया डालते हैं। हम तो अंडरग्राउंड करा रहे हैं। नहीं, मैं टोटल बात कर रहा हूं। अंडरग्राउंड करा रहे हैं, अंडरग्राउंड। ये सब, अरे ये सब तकरीरें हैं, समझ नहीं पाते लोग हमारी बात। इसका मतलब लोगों को भी फनकार होना होगा, तभी समझेंगे। एक दिन आएगा जब लोग समझेंगे हमारी बातें। एक नया फैशन चल पड़ा है। कोई धर्मगुरु किसी के लिए कह रहा है कि वोट दो, कोई कह रहा है उसको वोट दो। ये क्या है? ये धर्मगुरु नहीं है, ये धर्म लुटेरे हैं। आप कह देते हैं किसी भी शख्स के चेहरे पर दाढ़ी है, भाई वो तो सुन्नत है कि, और उसने कोई बयान दे दिया, आपने कहा फतवा दे दिया। देखिए, फतवे के लिए मुफ्ती होना चाहिए, और मुफ्ती की पढ़ाई कम से कम 10 से 20 साल लगते हैं। अब ये एक इमाम साहब हैं, दिल्ली में रहते हैं बेचारे, हर चुनाव में निकल जाते हैं खाली अटैची लेकर। अब यहाँ भी वो आए थे बाप बेटों का मिलाप कराने। वालिद साहब के पास प्याज की, गोभी की, आलू की खूब गरम गरम पकौड़ियाँ खाई उन्होंने, चटनी भी थी, सॉस भी था। फिर बेटे के यहाँ गए और बंगाली रसगुल्ले उन्हें बहुत पसंद है, सफ़ेद वाले, वो खाए। मगर दोनों ने गलती ये की कि जब खाली अटैची लाया था बेचारा, तो कुछ ना कुछ उसमें गंदगी रख देते। अब नहीं रखी तो उसने बीजेपी से ले ली। अब उसने चांदी की प्लेट में गंदगी भरी, उस पर चांदी का वर्क लगाया, अब सब चांदी हो गई। गजब, इसीलिए कोई समझता नहीं आपको। खाओ खाओ खूब खाओ, बेचो कौम को, बेचो खूब। इंडिया शाइन बस निकली। मैं तो मुसलमानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो थोड़ा पलट के भी देखा करें। इंडिया शाइन की बस निकली भाजपा की, तो एक खिड़की में से सबसे आगे जो सर निकला हुआ था वो इन्हीं इमाम साहब का था। ये बता रहे थे कि जो पैसे मुझे दिए, देखो मैं हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं हूँ, हक अदा कर दिया मैंने। अब दरअसल बीएसपी के लिए वोट नहीं मांगा है उन्होंने, बीजेपी के लिए मांगा है। मैंने कहा हिम्मत करो, बीजेपी के लिए वोट मांगो। जब बेशर्मी इख्तियार की है तो पूरी करो। ये चांदी का वर्क हटाओ,
और खाओ फिर, खुद को धोखा क्यों देते हो? हम तो धोखे में आ नहीं रहे, लोग भी नहीं आ रहे। देखिए क्या इज्जत रह गई जब आप पार्टी ने कहा कि नहीं हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, डूब मरना चाहिए था। बल्कि बहुत ऊंची मीनार है जामा मस्जिद की, उनकी, वहाँ से कूद जाते, बहुत से लोग कूदे, एक नेक काम ये भी कर लेते। आप मौलाना बुखारी की बात कर रहे हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, मैं कलवे जबात की भी बात कर रहा हूँ, मैं तौकीर रज़ा की भी बात कर रहा हूँ, इन सब की बात कर रहा हूँ। भैया देखो ऐसा है, क्यों मुझे ये सब सीधे सीधे उतर के आए हैं ऊपर से। ये अल्लाह के नेक फरिश्ते दूत हैं। ये इनसे कुछ कहूँगा तो ये बेकार, मैं तो फतवा दे नहीं सकता, इनमें से हो सकता है कोई फतवा भी देने वाला हो। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, और जिनसे आप झगड़ा लगा रहे हैं उनसे भी नहीं है, इसलिए कि वो काबिले लड़ाई ही नहीं है। ओके, मैं इनसे किस बात के लिए लड़ूं? ये मौलवी नहीं, ये मजहबी नहीं, ये दीनदार नहीं, ये नेक नहीं, इनके दामन पाक नहीं। अभी एक लखनऊ वाले साहब के बारे में टीवी चैनल पे क्या चला, शर्म आनी चाहिए थी, सफाई तो देते कम से कम। गलत कहा होगा, बिल्कुल चैनल झूठा है, बिल्कुल गलत कहा होगा, लेकिन कुछ तो कहते। अब वो साहब हैं, वो दिल्ली वाले, अगर इनकी बद्दुआओं से कुछ होता तो ननियाल है रामपुर, एक बार तो मुझे हरा लिया होता, एक बार मेरे खिलाफ चुनावी लड़ लिया होता। देखने ही से मर्द लगते हैं, थोड़ी सी मर्दानगी भी दिखाएं, कभी घर से बाहर निकल के मेरे खिलाफ वोट मांगने की भी तो हिम्मत करें। अच्छा, वास्तविक तौर पे मुसलमानों की जो हालात हैं उनके, सच में उनके लिए क्या मतलब, कौन जिम्मेदार है? 60 साल का कांग्रेसी शासन जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश में अलग अलग सरकारें जिम्मेदार हैं, या 27 साल यूपी बेहाल जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? वो आज तक क्यों नहीं उठ पाए जबकि इतने लंबे समय से हम खुद उनकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। एक आखिरी सवाल है कि आजम साहब को हर चीज पे गुस्सा क्यों आता है? कभी कैबिनेट नहीं जाते हैं, कभी किसी बात पे नाराज हो जाते हैं, कभी किसी जलसे से किनारा कर लेते हैं, कभी खुद को दरकिनार कर लेते हैं, फिर मनाया जाता है उनको, फिर वो आते हैं सामने। ये क्यों गुस्सा आता है? और आज हम एक बात आपसे गुजारिश भी करेंगे, जब हम खत्म करेंगे इंटरव्यू तो आप हंसते हुए बिल्कुल इसी तरीके से हमको विदा देंगे। जी जी जी, आप जब तशरीफ लाए थे तब भी मैंने आपका ऐसे ही स्वागत मैं किया। टीवी देख रहा था, लोग देखना चाहते हैं आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा। ऐसा ही ना, ऐसा ही है। लेकिन मैं जो भी सितम करता हूँ अपने ऊपर करता हूँ, गुस्सा करता हूँ तो अपने शरीर को जलाता हूँ, अपनी सेहत को ख़राब करता हूँ, क्योंकि मैं ये पत्थर की बनी हुई दीवार नहीं, मैं इंसान हूँ, हड्डी गोश्त का इंसान, हिस्सास इंसान, बहुत दर्दमंद इंसान। मैं उसूलों में इतना सख्त हूँ कि जो बात मैं तय कर लेता हूँ, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकता है, मैं अपना फैसला नहीं छोड़ता। लेकिन जब कोई कमज़ोर अपनी बात कहते कहते रो देता है तो मैं उसके साथ रोता हूँ, इतना नरम नहीं। तो हालात जब मुस्कुराने के होते हैं मुस्कुरा लेते हैं, वरना फिर फिराक गोरखपुरी के 2 अशार हैं, मैं हंस हंस कर तेरे जोरों सितम की कहानी कहते कहते हंस पड़ा हूँ। फिर पलट के कहते हैं कि मैं हंस हंस कर तेरे जोरों सितम की कहानी कहते कहते रो पड़ा। बहुत अच्छी बातचीत, बहुत आपको अभी से शुभकामनाएं आपको और आपके बेटे के लिए। चुनाव ईवीएम में उनका किस्मत महफूज है। ये आजम साहब है, कभी विवाद से आजम, कभी आजम से विवाद। लेकिन इनकी शख्सियत को अगर कुछ शब्दों में कहा जाए, जैसा कि उन्होंने बताया, तो मैं झूम के गाता हूं कमजर्फ जमाने में, एक आग लगा ली है, एक आग बुझाने में, ये सोचकर दरिया में मैं कूद गया यारों, वो मुझको बचा लेगा, माहिर है बचाने में। इस खास मुलाकात को आज यही विराम देते हैं।